नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्यारे से सेशन में, इस लेक्चर वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के लेक्चर से पहले जो हमने पहला वाला सेशन किया था उसमें हमने समझा था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो वहाँ पे हमने जाना था केमिकल इक्वेशंस आर द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन के अंदर जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको कैरी करके रखता है। मीन्स ये इक्वेशन जो हमने पढ़ा था वो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कुछ ऐसा है। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे एक बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, एंड बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन ये क्या होता है। ठीक है, ये समझेंगे हम। सो सबसे पहली चीज जो हम इस सेशन के अंदर समझेंगे वो ये कि व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। मीन्स एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से हमारा क्या मतलब है, वो चीज हम सीखेंगे। दूसरी चीज जो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस सेशन के अंदर, वो ये है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस क्यों करना होता है। व्हाट इफ वी डू नॉट बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। एंड हाउ डज इट मेक आवर स्टडी बेटर। हाउ डज इट मेक आवर स्टडी ऑफ रिएक्शन बेटर। स्टडी ऑफ रिएक्शन बेटर। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन की स्टडी हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसको बेटर कैसे कर सकती है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, वो हम समझेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी able to answer very able, so you are very able to answer these three questions. What is balancing of equation means, why do we need to balance equation, and how does it make our study better। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा इसको जरूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने बचपन में, या मैं बोलूँ 9th या 8th क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, और शायद आपको याद है या नहीं, लेकिन उनमें से एक हमने लॉ पढ़ा था, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन। लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये एक लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, या बोलूँ लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये जो लॉ है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि जो मास, ये जो हमारा मैटर होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्व होता है यानी कि ना तो हम उस मैटर को या मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम उस मैटर या मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही हम उस मैटर को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने सीखा था 9th क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं मास, मैटर, सब्सटेंस के अंदर। तो जो भी क्वांटिटी है इस यूनिवर्स के अंदर, देखो मास या मैटर कुछ भी है ना, वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वांटिटी को। तो कोई भी क्वांटिटी है, कुछ भी आपको दिख रहा है, वो मैटर है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसको हम मास भी बोल सकते हैं, एंड उसको हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मास, मैटर, सब्सटेंस में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो एक टाइप की क्वांटिटी है, इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो हमने क्या देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, मास और मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ के समझेंगे चीजों को। हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मास या मैटर डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। फिर हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो समझेंगे इसकी हेल्प से। ओके, देखो, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना, सॉरी डिस्ट्रॉय करना है, मान लो हमारे पास कोई मैटर है, अगर मुझे इस मैटर को, इस क्वांटिटी को डिस्ट्रॉय करना है, तो मेरा स्टेप सबसे पहला जो होगा वो ये होगा कि मैं इसको ब्रेक करूंगा। ठीक है, तोड़ूंगा, तोड़ूंगा तभी तो डिस्ट्रॉय करूंगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको तोड़ा, ब्रेक किया, ये ब्रेक हुआ। मैंने इसको घंटों तक तोड़ा, ब्रेक होता गया, एंड फाइनली एक ऐसा लेवल आ गया। ठीक है, फाइनली एक ऐसा लेवल आ गया जिस लेवल पर ये फर्दर अभी टूट नहीं रहा है। मानो मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े, फिर मैंने उनको तोड़ा, वो टूट गए। लेकिन एक ऐसा लेवल आया, अब उससे ज्यादा उसके और छोटे टुकड़े मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, डोल्टन्स के अकॉर्डिंग इस लेवल को हम एटॉमिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, डोल्टन्स के अकॉर्डिंग इस लेवल को हम एटॉमिक लेवल बोलते हैं। एटॉमिक लेवल की ये जो लेवल आया है, इससे आगे फर्दर हम किसी भी मैटर को तोड़ नहीं सकते,
It means, according to Dalton's, atom is the smallest unit of any matter and we cannot break it down. ठीक है, तो atom is unbreakable according to Dalton's and which is true also. ठीक है, so अगर एक atom unbreakable है तो हम इस मैटर को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? देखो, हमने इस लेवल तक तो डिस्ट्रॉय किया मैटर को, एटॉमिक लेवल तक, लेकिन अगर हमें इस कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है तो हमें और फर्दर इसको ब्रेक करना पड़ेगा एंड फाइनली इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इस लेवल के बाद तो ये टूट ही नहीं रहा और डिस्ट्रॉय ही नहीं होता इस एटॉमिक लेवल के बाद, तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हमारा आंसर है वो ये है, बिकॉज एटम्स अनब्रेकेबल होते हैं, अनडिस्ट्रॉयड होते हैं, जिसकी वजह से हम इनडायरेक्टली ये बोल देते हैं कि मैटर या कोई मास भी अनब्रेकेबल होता है। लेकिन करेक्टली अगर हम बोलें तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि एटम्स अनब्रेकेबल है। ठीक है, एटम्स अनब्रेकेबल हैं, हम एटम्स को नहीं तोड़ सकते, उसी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हम मास या मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम मास या किसी मैटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते दोस्तों, अनलेस तुम कोई जादू ना कर दो तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम ना ही मास को या मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज एटम्स आर अनब्रेकेबल। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली रीअरेंज। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए, मान लो कोई सब्सटेंस है जो सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस हमारे पास बना, विच इज न्यू सब्सटेंस, ओके, विच इज न्यू सब्सटेंस सी। अभी थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ए और बी दोनों मिलकर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं सी के अंदर, मीन्स अभी है नहीं है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ए और बी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, नो, ए और बी इस प्रोसेस के ड्यूरिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम को हम कोई भी मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एटम्स आर अनडिस्ट्रॉयबल और अनब्रेकेबल। तो अगर आपने एक लकड़ी के टुकड़े को जलाया है, वुडन ब्लॉक को, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमने उस वुडन ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया, नो, हम क्या बोलेंगे? उस वुडन ब्लॉक को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसको एक बेटर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान। ठीक है, देखिए, मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, मेरे पास एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस नंबर 1, एंड मेरे पास एक और सब्सटेंस है विच इज सब्सटेंस नंबर 2। ओके, आई हैव वन सब्सटेंस, सब्सटेंस नंबर 1, एंड द अनदर सब्सटेंस इज सब्सटेंस नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो सब्सटेंस नंबर 1 के अंदर जो एटम्स हैं वो रेड कलर के एटम्स हैं और सब्सटेंस 2 के अंदर जो एटम्स हैं वो ब्लैक कलर के एटम्स हैं। ठीक है, सब्सटेंस 1 के अंदर जो एटम है वो रेड कलर के हैं, सब्सटेंस 2 के अंदर जो एटम है वो ब्लैक कलर के हैं। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये बोलो इन दोनों के ट्रांसफॉर्म होने से, जैसे ही ये मिले इनके एटम्स रीअरेंज हुए, रीअरेंज होने से, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस हमारा बना, सपोज वो सब्सटेंस हमारा है सब्सटेंस नंबर 3। ठीक है, इस सब्सटेंस के अंदर दोनों टाइप के एटम है। ओके, सो सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था, और शायद मैंने दूसरे लेक्चर में भी बताया था, कि कोई भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया था वो क्या होता है, मटेरियल इनसाइड। किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या मटेरियल है और वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, वो उस सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, वो इस सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो मैंने देखा इस सब्सटेंस के अंदर, जो कि सब्सटेंस नंबर 1 है, इस सब्सटेंस के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, इसके अंदर जो मटेरियल है ओनली रेड वंस। इस सब्सटेंस के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, ओनली ब्लैक एटम्स, है ना, ओनली ब्लैक वंस। और इस सब्सटेंस के अंदर जो मटेरियल इनसाइड है वो है रेड एंड ब्लैक बोथ। ठीक है, रेड भी है इसमें और ब्लैक भी है। It means the material inside in all these substances, in substance 1, in substance 2, and substance 3 is different. So we can say that the composition of substance 1 is different from 2, and also the composition of substance 1 is different number 3. Okay? Simply 2 is different from 1 and 3, and same number 3 is different from
2 and 1 in composition. Okay, so these are all different in composition, है ना? If they are all different in composition, it means they're all different in chemical properties. Okay, if they are all different in composition, it means they are all different in chemical properties. ठीक है, तो अगर ये कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है तो हम बोलेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। एंड दोस्तों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी का पता कैसे लगाया जा सकता है। किसी भी सब्सटेंस की जो पहचान होती है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होती है, या बोलूं उसकी सिंपली प्रॉपर्टीज की वजह से होती है। कोई भी चीज है, कोई भी मनुष्य है, उसके लक्षण से या उसकी प्रॉपर्टीज से उसकी पहचान होती है। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से उसकी पहचान होती है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी होती है। सो इसकी कुछ अपनी आइडेंटिटी होगी, जैसे उसका कोई नाम होगा, पहचान होगी। मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये वाटर है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन तीनों की अलग अलग है, जिसकी वजह से तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। प्रॉपर्टीज अलग होंगी तो उनकी पहचान भी अलग होगी। तो इसकी पहचान है वो हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है दोस्तों, सो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस मींस उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है ना। देखो इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, ये सब्सटेंस नंबर 1 एंड नंबर 2 जैसे ही कंबाइन करते हैं एक न्यू सब्सटेंस के अंदर बन जाते हैं, है ना। जैसे ही न्यू सब्सटेंस में बनते हैं तो इनकी कॉम्पोजिशन खत्म हो जाती है, सॉरी इनकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों सब्सटेंस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इनकी कॉम्पोजिशन सॉरी इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पोजिशन इधर वाली साइड में नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट में ये वाली कॉम्पोजिशन नहीं है, ना ही तो रेड वंस है ओनली, ना ही तो ओनली ब्लैक वंस है। रेड वंस एंड ब्लैक वंस मिक्स वाली फॉर्म है, रीअरेंज होने के बाद वाली फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान होता क्या है, जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे ही रीअरेंजमेंट होता है, तो वहां पर इनिशियल सब्सटेंसेस की क्या हो जाती है, आइडेंटिटी लॉस्टेड। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉस हो जाती है इनिशियल सब्सटेंसेस की ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको देखकर हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके इनिशियल सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हम क्या बोलेंगे, ऑन इनिशियल सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इस वाली साइड में ऐसी कोई भी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट नहीं है इधर जैसी थी इनिशियली यहाँ पे, तो सिंपली हम ये नहीं बोलेंगे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मेरा यही यहाँ पे था कि अगर ए बी के साथ कंबाइन होकर सी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कोई नई स्पीशीज बना रहा है, इट मीन्स कि ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए और बी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी ट्रांसफॉर्म हुए हैं या इनकी आइडेंटिटीज खत्म हुई हैं। ठीक है, ओके। सो अभी इतना समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इससे हमें ये समझ में आया है कि एटम को तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही मासेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो अगर हम उनको ओनली एंड ओनली रीअरेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं 10 एटम से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इफ आई स्टार्ट with 10 atoms of carbon, if I start with 10 atoms of carbon, then I must end with 10 atoms of carbon. अगर इनिशियली मेरे पास 10 कार्बन के एटम है तो फाइनली भी मेरे पास 10 कार्बन के एटम होने चाहिए। मैं एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कहीं पे गायब नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, मान लो मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मेरा बना
MgO, ठीक है। तो इनिशियली मैं जितने एटम के साथ स्टार्ट किया उतने ही एटम के साथ एंड भी करूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया है एक Mg के साथ, फाइनली एक Mg है मेरे पास। मैंने स्टार्ट किया है 2O2 के साथ, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, मेरे पास इधर एक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो इनके नीचे चीजें लिखी होती है ना, जो सब्सक्रिप्ट होता है, जैसे O के सब्सक्रिप्ट 2 है, Mg का सब्सक्रिप्ट 1 है, जो हम लिखते नहीं है, ठीक है। O का यहाँ पे 1 है, Mg का 1। तो ये सब्सक्रिप्ट होते हैं, नीचे लिखे होते हैं, इनका मतलब ये है कि नंबर, इनका मतलब है नंबर ऑफ एटम। अगर O के नीचे 2 सब्सक्रिप्ट है, इट मींस देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर मास वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए मैटर, है ना। और उससे हमें ये पता चला है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ओनली एंड ओनली रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो जितने एटम से मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे को उतने ही एटम से फिनिश करना पड़ेगा। सो इफ आई वुड स्टार्ट विद 10 एटम, सो आई मस्ट एंड विद 10 एटम, ठीक है। तो इधर मान लो यहाँ पे 100 एटम्स थे इसके, और इसके भी 100 एटम्स थे। तो इसके अंदर टोटल 200 एटम्स होने चाहिए, 100 तो रेड के, ठीक है, 100 तो होना चाहिए रेड वन, एंड 100 होने चाहिए ब्लैक वन। तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो अगर मैं किसी केमिकल इक्वेशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो वो केमिकल्स इक्वेशन के अंदर कुछ नंबर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ नंबर्स आ जाते हैं। इन नंबर्स को मैं बोलता हूँ कोएफिशिएंट, ठीक है। इन नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ? कोएफिशिएंट, ठीक है। सो अभी देखो, जैसे ही मैंने इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई किया है, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है ना विद नंबर्स, ओके, सो द केमिकल इक्वेशन विद नंबर्स, केमिकल इक्वेशन विद नंबर्स आफ्टर अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is called balance, sorry, balance chemical equation, and this is the most important part here. Okay, this is the most important part here. So the equation with numbers, or we can say the equation with coefficient, is called the balanced equation. Coefficient क्या होते हैं? किसी भी स्पीशीज के आगे जो नंबर लिखा है वो कोएफिशिएंट होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अप्लाई कर देते हैं, तो वो इन्वॉल्व करता है कुछ कोएफिशिएंट को, कुछ नंबर्स को। और जो इक्वेशन हमारे पास आई है आफ्टर अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद नंबर्स एंड कोएफिशिएंट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो रेशियो है स्पीशीज का, इस रेशियो को हम स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं। जैसे कि O2 कंबाइन हुआ है Mg के साथ और बना है 2Mg। तो इन स्पीशीज का जो रेशियो है ना, देखो इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है। इन स्पीशीज के कोएफिशिएंट का रेशियो जैसे 1:1, ऑप्शन 1, इसका कोएफिशिएंट 1 Mg का, MgO का कोएफिशिएंट 2। So 1:1:2, this is called the stoichiometry of chemical equation. This is what? Stoichiometry. Stoichiometry of chemical equation. ठीक है दोस्तों, तो हमने समझा है ये, इसको अभी डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में। ओके, सो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सॉरी, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? A balanced chemical equation is a chemical equation in which mass is conserved and there are equal numbers of atoms and each element on both sides of the equation. ठीक है, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। A balanced equation is a chemical equation in which mass is conserved, means वो equation law of conservation of mass को follow करेगा। And there are equal number of atoms of each element on both sides, और दोनों के दोनों साइड में, LHS साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में एंड RHS साइड में, दोनों के साइड में जो किसी भी एलिमेंट के एटम होंगे वो इन इक्वल नंबर्स होंगे, क्योंकि हम एटम को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, जितने से स्टार्ट किया था उतने से ही खत्म करेंगे। सो इफ आई वुड स्टार्ट विद 10 एटम्स ऑफ कार्बन, सो आई मस्ट एंड विद 10 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आपने बचपन में देखा होगा बैलेंसिंग का मतलब यही होता है कि दो क्वांटिटीज इक्वल हो जाए। जैसे कि मान लो आपने एक वेइंग मशीन लिया, एक और वेइंग मशीन लिया, वेइंग मशीन नंबर 1, वेइंग मशीन नंबर 2, इस पे आपने कोई वेट रखा और इस पे आपने कोई वेट रखा। अगर दोनों पे रखा हुआ वेट इक्वल है तो हम बोलेंगे दीज आर बैलेंस्ड। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ है, अगर LHS में जितने नंबर ऑफ एटम है, जितने टाइप ऑफ, मान लो हाइड्रोजन है 50, इसमें इधर 50 हाइड्रोजन है और 50 ये ऑक्सीजन है एंड 200 कार्बन है, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ एटम ही डिफरेंट एलिमेंट के, हाइड्रोजन एलिमेंट के 50 इधर होने चाहिए, ऑक्सीजन एलिमेंट के भी 50 इधर होने चाहिए और कार्बन एलिमेंट के 200 इधर होने चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हर एक एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रहा है हमें ये, जो कि हमें लिखना है, वी कैन राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म मीथेन, ठीक है। तो कार्बन को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मीथेन। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो, कार्बन इधर एक, कार्बन इधर एक, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, जो ये है बोल, ये जो सब्सक्रिप्ट बोल रहा है एटम कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन के, 2 से मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4, सब्सक्रिप्ट मल्टीप्लाई हो जाता है कोएफिशिएंट के साथ, और जिसका सब्सक्रिप्ट है वो उस एटम का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे O2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन के एटम हो गए 6, ठीक है। तो सब्सक्रिप्ट मल्टीप्लाई हो जाता है कोएफिशिएंट के साथ। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बैलेंसिंग इज दैट, ये जो लाइन है ना दोस्तों बहुत ही प्यारी है, इसको समझेंगे हम। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज केमिस्ट वे टू एक्नॉलेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन केमिस्ट का जरिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को एक्नॉलेज करने का, ठीक है। तो केमिस्ट कैसे एक्नॉलेज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को या मैटर को, बाय बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, वो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं एंड एक्नॉलेज कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो उसको मानने का इनका तरीका है। केमिस्ट क्या होते हैं, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के ऊपर थ्योरी देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमने काफी कुछ चीजें सीख ली हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है वो हमने सीख लिया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इक्वेशन विच इन विच मास इज कम्स आउट, मींस विच obeys the law of conservation of mass or where we have applied the law of conservation of mass, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो हमने समझ लिया है। तो फर्स्ट फेज पे जाते हैं एक बार, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हम समझेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज वी वांट टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे तो हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज वी नीड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर कोई बोले आपसे अगर हम ना करें इसको बैलेंस तो क्या होगा, देखिए यार ये बात, एक बात बताइए मेरे को, आपके सामने रोड पे कुछ नुकीली चीजें पड़ी है, कीले जिसको हम बोलते हैं, और आपका टायर रबर का है, ठीक है। आपको पता है नुकीली चीजें सामने पड़ी हैं लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर से लेके जाओ, इट मीन्स आपको हार्म होगा, ठीक है, आपका टायर फट सकता है। तो वो ही चीज मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अगर हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है तो उससे हम कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हैं, जो कि अगले वाले सेशन में देखेंगे, हाउ डज इट मेक्स अवर स्टडी बेटर। तो हम जब ये सीखेंगे कि ये हमारे लिए स्टडी को कैसे बेटर करता है, कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ए वेरी बेटर वे, ठीक है। जब हम ये समझेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम कुछ बेनिफिट भी गेन कर सकते हैं बैलेंसिंग से। तो हमें ओबे करना चाहिए, अगर हम ओबे नहीं करेंगे सो वी आर स्टूपिड, ओके। देन द लास्ट सेक्शन इज हाउ डज इट मेक आवर स्टडी बेटर, ये देखना रह गया है और हमारा चैप्टर और सॉरी आज का सेशन खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हाउ डज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन मेक आवर स्टडी ऑफ रिएक्शन बेटर, ओके दोस्तों। तो ये लास्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो ये है, बिकॉज
बिकॉज balancing a chemical equation is help oh sorry can help us to analyze a chemical reaction quantitatively. ठीक है, बिकॉज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन हेल्प अस टू एनालाइज ए केमिकल रिएक्शन क्वांटिटेटिवली. क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट के पर्सपेक्टिव में है यहाँ पे कुछ. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर समझते हैं. ठीक है, अमाउंट के रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं. जैसे मान लो आपके घर में ना व्हाइट वॉशिंग हो रही है. क्या हो रही है? व्हाइट वॉशिंग, सफेदी हो रही है वॉल से. आप लेके आए CaO जिसको हम क्विक लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्विक लाइन. ठीक है, आपने CaO खरीदा जिसको हम क्विक लाइन बोलते हैं और उसके अंदर आपने वाटर को ऐड किया. ठीक है, आपने सोच समझ के ये 2 किलो लिए और सोच समझ के ये 2 लीटर लिए. ठीक है, और इनसे जो पेस्ट बना, जो सॉल्यूशन बना, वो सफिशिएंट रहा. ठीक है, सफिशिएंट रहा फॉर वन वॉल, एक वॉल के लिए. ठीक है, तो आपने एनालाइज किया कि 2 किलो और 2 लीटर अगर मैं मिक्स करूंगा तो वो सफिशिएंट रहेगा 1 वॉल के लिए. ठीक है, ये एनालिसिस है क्वांटिटी का. ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी का एनालाइज किया है आपने और 1 वॉल के लिए कर लिया. अगर आपसे बोला जाए कि हमें 2 वॉल्स के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे? इसको 4 कर दोगे, इसको 4 कर दोगे. ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने का मतलब ये है कि कोई सब्सटेंस हमें बनाना है तो उसके लिए कितना हम इनिशियली मटेरियल लें. ठीक है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस बना है तो हम क्वांटिटेटिव एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना सब्सटेंस हमने इनिशियली लिया होगा. ठीक है, इसको हम अगर हमें जरूरत हुआ तो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उस पर हम देखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.